नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दिल्ली विकास के रोड मैप पर हुई चर्चा। सीएम के संग सभी मंत्री भी एक्शन में आए नजर। सन्नाटे में अरविंद केजरीवाल, कैग रिपोर्ट से डरी आम आदमी पार्टी। इसी बीच आतिशी ने सीएम रेखा को लिखी चिट्ठी, मुलाकात के लिए मांगा समय। यूएस एड फंडिंग पर फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप। इस बार तो ट्रंप ने सीधा पीएम मोदी का नाम लेकर किया जिक्र। बयान पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ गया युद्ध। नासिक में अवैध दरगाह पर मचा जबरदस्त बवाल। हिंदू संगठनों ने की बजरंग बली की मंदिर बनाने की मांग। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर उठ रहे सवाल। जीतन राम मांझी ने कहा, हम निशांत के साथ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एक्शन में रेखा सरकार की। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे 45 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दिल्ली के विकास पर चर्चा की गई। खबरों के मुताबिक महिला समृद्धि योजना की पहली किस्त 8 मार्च तक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। साथ ही रेखा गुप्ता लगातार बैठकें भी कर रही हैं और ताबड़तोड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता समेत 7 मंत्री सड़कों पर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली के सभी मंत्री भी जबरदस्त एक्शन में हैं। आज प्रवेश वर्मा ने बैरो मार्ग से सराय काले खां तक विभाग की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कूड़ा के ढेर के पास जाकर अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि जनता को साफ सुथरी सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने अस्पताल का दौरा किया। 3 महीने के अंदर अस्पताल को बुरी हालात से पूरी तरह से बदलने की बात कही है। मंत्री भी एक्शन में है, मुख्यमंत्री भी एक्शन में है। पीएम मोदी का क्या आदेश आया है? देखिए, 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग, और मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, प्रधानमंत्री की बातों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अक्षरशः उस पर अमल करें तो अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न जाएगी और ना ही रेखा गुप्ता के ऊपर कोई उंगली खड़ा कर सकेगा। ये प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी देकर दिल्ली में सरकार बनवाई है। रेखा गुप्ता को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रखना है, वो मूल मंत्र। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह का एक्सपीरियंस पहले रेखा गुप्ता को नहीं है, तो जरूर एक आप ये समझिए कि उनके लिए तो ये गुरु द्रोणाचार्य से कम नहीं है। रेखा गुप्ता को जो बातें कही गई होगी, वो रेखा गुप्ता को एक बेहतर मुख्यमंत्री बनने में आगे काम आने वाला है। लेकिन और जिस हिसाब से तमाम मंत्री सड़कों पे है, इसका मतलब आदेश आ गया है, काम करो तो बचे रहोगे। परफॉर्म और पेरिश, ये फॉर्मूला है प्रधानमंत्री मोदी का। और इसलिए पहले 1 महीने में जो जानकारी मिल रही है, तमाम जगहों पे मंत्री खुद जाकर सभी समस्याओं का आकलन भी करेंगे और उसके बाद उसको कैसे निवारण उसका किया जाए, उस पर काम होगा। लेकिन अच्छी खबर दिल्ली की महिलाओं के लिए है। उनके खाते में 8 तारीख को, जिसके लिए बहुत बेचैनी हो रही है आम आदमी पार्टी को, वो 8 मार्च को उनके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। जी, तो दिल्ली की बीजेपी सरकार जबरदस्त एक्शन में है। वहीं इस एक्शन से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें लंबित कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और इसी वजह से केजरीवाल बड़े परेशान है। आतिशी ने कहा है कि कैग रिपोर्ट मैंने ही सीएम रहते हुए तब के
के स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजी थी। ये रूटीन प्रोसेस है, जो रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है उसे आने वाले सत्र में पेश की जाती है। आतिशी अब खुद भी समझ चुकी है कि ये कैग रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगी। इसी बीच वो अब सीएम से मुलाकात भी करना चाहती है। दरअसल आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सरकार से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना पर बात करने के लिए समय मांगा है। साथ ही आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय में बैठक भी बुलाई है। क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी में क्या चलेगा? टोपी पहनाने का काम चल रहा है। गोपाल राय को कहा गया कि भाई मीटिंग करो, ये पता करो कि भाई किस कारण से हम लोग चुनाव हारे। भाई कारण तो साफ है, केजरीवाल का शराब घोटाला, केजरीवाल का शीश महल। केजरीवाल ने कहा कि हम अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमें जनता वोट करेगी, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। हार का कारण ये है। लेकिन नटवर लाल इज ऑलवेज नटवर लाल। किस तरीके से वो अलग अलग वजहों को बाकायदा आदेश दिया हुआ कि आप रिपोर्ट दो जिसमें ये बताओ भाई केजरीवाल ने तो बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ वो कार्यकर्ता, वो एमएलए, उसकी वजह से हार हो गई। ये तमाशा चल रहा है। आतिशी मालिना दूसरा गेम कर रही है। वो फिर झूठ बोलने से ये लोग बाज नहीं आते हैं। भाई अब हार गए हो, भगवान के लिए अब तो कुछ सच बोल लो। 5 साल से सीएजी रिपोर्ट जो है आप नहीं दे रहे हो। कोर्ट में जाकर के मामला ये चला गया, कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई, आप कह रहे ये नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज के लिए तो केजरीवाल को जेल डालना चाहिए था, लेकिन देश में कानून बड़ा लुंज पुंज है। आपको मालूम है क्या कारनामा किया है इन लोगों ने? पंजाब में 20 महीने से एक मंत्री, मतलब 3 साल हो गया लगभग चुनाव जीतने के बाद से, वहां एक मंत्री बना रहा, एक मंत्रालय के ऊपर, जो मंत्रालय कभी था ही नहीं, प्रशासनिक सुधार मंत्रालय। ये केजरीवाल ने एक नया इजाद कर दिया, मंत्री भी बना दिया। आज उस मंत्री को हटाया गया है कि भाई इस तरह का तो कोई मंत्रालय था ही नहीं, ना ऑफिस, ना स्टाफ, ना काम, ना फाइलें, मंत्री बन गए। भाई अलग अलग, भाई जादूगर है ये लोग। किस किस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं, भगवान मालिक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जी, अब बात यूएस एड फंडिंग विवाद की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन वोटर टर्नआउट के लिए भारत को मिले $21 मिलियन का मुद्दा उठाया है। भारत में इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तीखी नोकझोंक चल रही है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप का फिर ताजा बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया कि 2022 में $21 मिलियन का अनुदान भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था। अपने ताजा बयान में ट्रंप ने कहा है कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं, हमारा क्या? मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूं। बार बार क्यों ट्रंप यूएस एड का मुद्दा उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये क्योंकि उनका अपना ये एजेंडा है कि जो अमेरिका का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसे किस तरीके से डीप स्टेट और जो बाइडेन की सरकार ने अपनी अयाशी और ब्लैक मनी उससे क्रिएट किया। अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर, उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है कि पैसे गए तो गए कहां। 3 दिनों में लगातार तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि $21 मिलियन रुपए में ये 182 करोड़ रुपए है वो हिंदुस्तान भेजे गए। आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को हमने भेजा, प्रधानमंत्री मोदी वहां है। किस चीज के लिए? तो वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए। ये पैसे तो अमेरिका में लगने चाहिए यहां के वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। वी ऑल्सो वांट कि वोटिंग टर्नआउट बेहतर हो। अब दिक्कत क्या है, जो कहानी समझ में आ रही है, यूएस एड से 2021 से लेकर 2024 के बीच करीब $400 मिलियन आए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो इन्वेस्टिगेशन और जो तरीका समझ में आ रहा है, इसमें अमेरिका वाले भी खाए और इंडिया वाले भी खाए। लूट मची हुई थी।
अमेरिका में भी उस पैसे के ऊपर और हिंदुस्तान में भी कई सारे एनजीओज को अलग अलग हेड्स के तहत दिया गया। अब मालूम चल रहा है कि जिन एनजीओ को उस यूएस एड का पैसा मिला, ये सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या फिर कोई डिजाइन है? प्रधानमंत्री मोदी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब चूंकि अमेरिका में भी लोग खा लिए, हिंदुस्तान में भी लोग खा लिए, तो इंडियन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है। अच्छा, राष्ट्रपति कंफ्यूज्ड है, और ये अकलमंद, ये सारे लोग, जिसने आर्टिकल लिखा उसका भी यूएस एड से माल खाने का इतिहास है। कहां बच के जाओगे बच्चों? अभी तो सिर्फ पोस्टर बाहर आया है। अमेरिकी फंडिंग की वजह से विपक्ष और हिंदुस्तान का ये वामपंथी गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, इनका मुंह काला होने वाला है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर में बात नासिक में मचे बवाल की। महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू संगठन एक दरगाह को लेकर काफी ज्यादा नाराज है, जिसकी वजह से शहर में जबरदस्त तनाव है। संगठन का कहना है कि दरगाह को अतिक्रमण करके बनाया गया है और ये अवैध है। इसे लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने दरगाह क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। हिंदू संगठन का कहना है कि यह दरगाह अवैध है और इसे जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए, साथ ही इस जगह बजरंग बली का मंदिर बनाया जाए। लोगों ने दावा किया कि नासिक के मुसलमानों ने जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां पे दरगाह बनाई है, ऐसे में ये दरगाह अवैध है और इसे तोड़ा जाए। हालांकि खबर सामने आई है कि दरगाह के मेन गेट को तोड़ दिया गया है। क्या पूरे दरगाह पे अब बुलडोजर चलाया जाएगा? वहां कर्फ्यू लग गया है। अब एक बात समझिए, ये जो कुकुरमुत्ते की तरह इस तरह के स्थल पैदा हो जाते हैं, हाईवे बन के तैयार होता है, एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो जाता है, मालूम चल रहा है कि वहां पे दरगाह उगाते हैं। पहले कुछ नहीं होता है, जहां सड़क, जहां ब्रिज, जहां पुल, जहां मेन सड़क, वहां पहले एक छोटी सी मजार, फिर उसके बाद दरगाह, फिर उसके बाद कोठरी, उसके बाद वहां पे चढ़ावा, फिर उसके बाद वहां तमाशा शुरू हो जाता है। कोई पुरानी दरगाह है जिसकी मान्यता है तो बात समझ में आती है। ये अचानक से मालूम चलता है कि अब जैसे दिल्ली में ही टर्मिनल 3 बन रहा है, पहले वहां पे खेत था, कुछ नहीं था, टर्मिनल 3 बना, आसपास जो है दरगाह उगाए। भाई ये कमाल कैसे होता है? ये कमाल कैसे होता है? तो सबसे पहली चीज, इस तरह के टेंशंस वो देश के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज कि इस तरह के धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे वो चर्च हो, कोई भी चीज हो, जो इलीगल जमीन के ऊपर है, बिना किसी रहम के, बिना किसी और कंसिडरेशन के, कि बिकॉज दे हैव ब्रोकन द लॉ, बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। पहली चीज कि उसमें कोई कोताही सरकार को नहीं करनी चाहिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये हो जाएगा। भाई लॉ एंड ऑर्डर, भाई आप पुलिस और सारा सिस्टम है किस लिए? तो पहली चीज ये। तो अब ये जो वहां सवाल नासिक में उठ रहा है, कब बना ये, कैसे दरगाह बन गया, कितनी पुरानी है, ये तो जांच का विषय है ना। लोग वहां कह रहे हैं कि भाई अचानक से इंक्रोचमेंट के ऊपर इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई हिंदू मंदिर बनाते किसी पार्क में, वो 2 सेकंड में बुलडोजर आकर के चुढ़ा कर चला जाता है, और दरगाह होते ही सिस्टम के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए। कम वॉट में इलीगल जमीन के ऊपर कोई झुग्गी बना रहा है, कोई सरकारी जमीन के ऊपर मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, दरगाह बना रहा है, इसको बिना किसी संकोच के उस जगह को खाली कराना चाहिए। अदरवाइज नासिक की तरह और भी शहरों में इस तरह के प्रॉब्लम्स खड़े होते रहेंगे। आज की आखिरी खबर में बात बिहार की राजनीति की। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में अटकलों का दौर जारी है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की खराब सेहत के चलते पार्टी में दबी जुबान में नीतीश कुमार के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर संजय झा समेत पार्टी के सभी नेता इस बात से इनकार करते आए हैं, पर इसी बीच नीतीश के बेटे निशांत के भी राजनीति में आने और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो
हो गई है। अटकलों के बीच जीतन राम मांझी ने तो नीतीश के बेटे का खुलकर समर्थन भी कर दिया है। मांझी ने कहा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा है, लेकिन नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल उठते हैं। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? क्या वाकई में नीतीश के बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है? देखिए, कोई भी आदमी राजनीति में आने के लिए स्वतंत्र है। नीतीश बाबू के बेटे का अधिकार है कि वो राजनीति में आए। कैसे आए? अचानक से सो करके उठे और अचानक से जो है आप जेडीयू के मेन चेहरा बन जाएंगे? ये देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये हम वाले ये तो बोलेंगे ही, बेटा को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ किया। ये परिवारवाद हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक नासूर है। नीतीश कुमार अगर ये काम करेंगे कि अपने बेटे को आगे भाई बेटे को राजनीति में लाना था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करवाना था, ग्रासरूट पॉलिटिक्स करना था, और अगर उसमें वो सक्सेसफुल होते तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए होते। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए आपको इस पार्टी में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको चेहरा बना दिया जाएगा, तो टिकट दे दिया जाएगा, फिर मंत्री बना दिया जाएगा, फिर जेडीयू का हेड बना दिया जाएगा। इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं होगा। नीतीश कुमार की थू थू हो रही है। परिवारवाद चाहे लालू करे, मुलायम करे या कोई और करे, दो तरह की चीजों को समझना जरूरी है। कोई नेता का बेटा नेतागिरी में आए, पॉलिटिक्स करे, इसमें कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल रुकावट नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, राजनीति में आने का उसका अधिकार है। लेकिन इस शर्त के ऊपर कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो अगला मुख्यमंत्री मेरा बेटा बनेगा, मैं पार्टी का करता धरता हूं, अध्यक्ष हूं तो अगला अध्यक्ष जो है मेरा बेटा बनेगा, ये परिवारवाद है और ये घून है। नीतीश कुमार को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन भर उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर ये कीचड़ जो है वो लग जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।